स्टूडेंट, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन हेलो एल्केन को पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको हेलो एल्केन पढ़ा चुका हूँ। हेलो एल्केन का मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और चारों हेलो एल्केन करा चुका आपको। अब उसके बाद में अपना क्या आएगा, ये हेलो एरीन वाला आएगा, पार्ट 9 आएगा ये। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो हेलो एरीन की मैंने आपको हेलो एरीन भी स्टार्ट कर दिया था। तो हेलो एरीन की मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड करा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या आएगी, केमिकल प्रॉपर्टी। उस केमिकल प्रॉपर्टी को करने से पहले ही बोला था रेजोनेंस एक बार देख लेना, तो आप देख के आए होंगे, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए हेलो एरीन में सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंट स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का ही बाकी अदर रेजोनेंस भी आने चाहिए। अदर रेजोनेंस कहने का मतलब ये है कि बाकी जितने भी अदर कंपाउंड है जिनके अंदर रेजोनेंस उनको भी आना चाहिए। लेकिन अभी जो हेलो एरीन में मेन जरूरत है ना अपन को, किसकी है, हेलो एरीन की है। अब हेलो एरीन में आवश्यकता है फ्लोरोबेंजीन हो, क्लोरोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपका तो क्या है कि ये जो चीज मैं अभी करा रहा हूँ आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेट आना चाहिए। अब क्लोरोबेंजीन के रेजोनेट में भी आपको ये समझना है, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये है, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आपको ये समझ में आना चाहिए हेलो बेंजीन में किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो मैं आपको रिएक्शन बताऊं तो इसमें बेंजीन की वजह से क्या होगा या फिर हेलोजन ग्रुप की वजह से क्या होगा। देखो हेलोजन ग्रुप की वजह से क्या होगा, एक तो लग रहा होगा माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और यहाँ क्लोरीन है, तो कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या होगा, खींचेगा तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और इसके जो लोन पेयर है वो रिंग में भी जाएंगे, तो रिंग में जाएंगे तो रेजोनेंस लगेगा, तो रेजोनेंस का प्लस आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ ज्यादा इफेक्टिव कौन है, तो देखो जनरली स्टडीज में ही देखा गया, वैसे तो एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन अभी मैं नहीं बता रहा आपको, एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा जब चीजें सीख लो, क्योंकि एक्सेप्शन यदि मैं पहले बता दूंगा तो आपके कुछ डाइवर्ट हो जाएगा दिमाग में। तो इतना सा ध्यान रखो कि अमन ने यही पढ़ा है पीछे कि जब भी रेजोनेंस और इंडक्टिव लग रहा हो तो रेजोनेंस क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, यही जानते हैं। तो यहाँ रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए क्या होगा, तो हम जब बात करेंगे माइनस आई और प्लस आर में से, तो प्लस आर वाले की ज्यादा डोमिनेट होगा। अपनी चलाएगा तो आपको रेजोनेंस इस तरीके से बनाना आना चाहिए। ध्यान रखना है, रेजोनेंस का 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड के अंदर आता है, वो फिक्स है, ठीक है। अब इसके ऑर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर देखो कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो अब ये जो हेलोबेंजीन है वो किस टाइप की पहली रिएक्शन देते हैं, वो देते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शंस पहले आपको आनी चाहिए। आगे बात समझ में, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा रिंग में और रिंग से क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल को ही निकाल देगा। ये बात आपको सबसे पहले आनी चाहिए समझ में। आगे बात समझ, अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, 1-2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से आते हैं बेसिक से, क्योंकि रेजोनेंस मैंने जब आपको उसका बता दिया तो रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो रेजोनेंस से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दोनों कंपाउंड दिए थे, पूछा ये गया था कि यहाँ पे भी देखो सी बॉन्ड की एक लेंथ है और यहाँ भी सी बॉन्ड की एक लेंथ है। तो पूछा ये था कि कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ये वाली मतलब ए वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी या फिर बी वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। दोनों कार्बन और क्लोरीन की है, आई बात समझ में, ये पूछा गया था। अब आप खुद दिमाग ही लगाओ कि इसके अंदर जब आप ये खुद से ट्राई कर लेना, एक बार पॉज करके रोक के खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है, देखना अपना भी सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब मैं तो बताऊंगा कि मैं लोग नहीं सकता है ना। तो चलो अब देखो, तो हेलो एरीन के अंदर जो क्लोरीन है वो ये देखो कि ये कौन सा बॉन्ड करने जा रहा है, रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बनाने जा रहा है, जबकि ये सिंगल बॉन्ड ही है। इसमें कोई किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस होगा। अब जब इसमें रेजोनेंस होगा तो एक मेरी बात सुनो, आपको मैं एक चीज बताऊं कि बॉन्ड जो ऑर्डर है इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने लग गया कार्बन और क्लोरीन में, क्योंकि इसी का तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने। लेकिन इसमें किसी भी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए होगा क्या, वो सुनना कि कार्बन और क्लोरीन का जो यहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड का पार्शियल कैरेक्टर आने लग जाएगा। और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है उतनी ही ज्यादा, ध्यान रखना, उतनी ही कम क्या होती है उसकी बॉन्ड, मतलब बॉन्ड लेंथ। एक चीज ये समझो पहले कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा तो इसका मतलब ये कि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी,
तो इसकी बॉन्ड लेंथ ध्यान रखना छोटी रहेगी, तो ए छोटी होगी बॉन्ड लेंथ किससे, बी से। एक चीज समझनी है आपको, समझ गए बात। उसके बाद में यहाँ से पूछता है एक चीज में आपको और बताऊं, जितना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन होता है ना उतना ही ज्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। मतलब बंध वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है ना वो उतनी ही ज्यादा लगेगी। तो बॉन्ड के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो होगा क्या कि धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने के कारण क्या होगा, उसको तोड़ नहीं पाओगे आसानी से, जब ये 2 मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊं तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ध्यान रखना इसकी ज्यादा होगी। समझ गए बात। और उससे आपसे एक क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सीसीएल बॉन्ड, मतलब इसका सीसीएल बॉन्ड और इसकी सीसीएल बॉन्ड की बात करूं तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, भाई कोई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तब तक वो रिएक्शन किससे करेगा, अपने दिमाग में थोड़ा सा चलाओ। जब डबल बॉन्ड को आसान नहीं है तोड़ना, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो जब दोनों को देखा गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा था, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए रिएक्शन भी स्लो करता था जबकि ये फास्ट करता था। तो यहाँ से आपको 3 तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब मैं थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ की भी बात करूँ तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसकी कितनी हो जाती है घटने के बाद, जब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है तब हो जाती है इसकी 1.60 एंगस्ट्रॉम। तो देखो 1.77 से कितनी होगी, 1.60 एंगस्ट्रॉम। दोनों है कार्बन और क्लोरीन का ही बॉन्ड, लेकिन वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण वो छोटी हो जाती है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछता है, एक आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, काम एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक तो ये देता है और एक ये देता है, ये देता है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है CH3Cl और एक आपको देगा ये विनाइल क्लोराइड डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है, इसका लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर जानते हो, उसके ऊपर में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में काम आ गया और 3 लोन पेयर। अब ये पूछा है इसमें भी सीसीएल बॉन्ड है और इसमें भी सीसीएल बॉन्ड है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो आपके हिसाब से तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होती है। देखा ये गया रेजोनेंस में कि इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम है, देखो लोन पेयर, सिग्मा सिंगल बॉन्ड और ये पाई, मतलब सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है पूरा। कॉन्जुगेशन के चक्कर में रेजोनेंस आप पढ़ के आना, इसलिए मैं बोला था रेजोनेंस पढ़ के आओ, कॉन्जुगेशन समझ में आना चाहिए। तो ये जब इधर घूमेगा तो ये इधर घूम जाएगा, घूम के क्या बनाएगा, तो सुनना अपना स्ट्रक्चर CH2 नेगेटिव CH2 डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा। देखो अब ये जो चीज बन रही है इसमें होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर इसमें इंटरकन्वर्टेबल होती है, दोनों रेजोनेट स्ट्रक्चर एक दूसरे की। अब रेजोनेट में CCl में कौन सा बॉन्ड है, डबल, तो इस बॉन्ड को मैं A नाम दे दूं और इस बॉन्ड को नाम मैं B दे दूं, तो आपको मैं बताऊं तो B वाला छोटा होगा A से, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। बात आती है समझ में। तो आपसे कोई पूछ ले कि विनाइल क्लोराइड और क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड में दोनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो मिथाइल क्लोराइड की बड़ी होगी, क्योंकि वहां पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं आएगा, जबकि इसके अंदर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। तो जितना ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ता है, मतलब असंतृप्तता की कोटि जितनी बढ़ती है बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाती है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से मेरे से कोई पूछे तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। समझ में आ गई बात। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये एक यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अब देखो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो किस किस तरीके से होती है ये समझ में आनी चाहिए आपको। सबसे पहले रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए होता क्या है, जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन रागी है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। समझ में आ रही बात। तो आगे चलोगे तो क्या समझ में आता है आपके पास में, जैसे पहला इसके अंदर रिएक्शन आता है नाइट्रेशन। क्या आता है, नाइट्रेशन अगर हिंदी में बोलते तो नाइट्रीकरण, ठीक है। अब जब ये नाइट्रेशन है तो सुनना, ये वाला जो नाइट्रेशन ये होता है कैसे, तो सुनो, ये आपके पास में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा इस तरीके से, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन की आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ, HNO3 और H2SO4 के साथ। बोलो बात आ रही है समझ में।
HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये भी कंसंट्रेट है और ये भी क्या है, कंसंट्रेट है। ठीक है, अब ये कंसंट्रेट दोनों रिएक्शन करते हैं तो सुनना क्या होता है। सबसे पहले तो आपको सोचना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल तो बनाना पड़ेगा। तो ये पहले दोनों इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे कैसे, तो वो सुनना। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, HNO3 का स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से बनता है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लो इस तरीके से। बोलो बना लिए। अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, अपना H+ निकालेगा। ठीक है, तो पीछे कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा, माइनस। समझ में आती है बात इतनी। और ये क्या निकालेगा, OH- निकालेगा, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब यही मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। तो सुनना क्या होगा, ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद में प्रोडक्ट में बनाएंगे NO2+, मतलब ये बनाएंगे क्या, NO2+, इधर लिख देता हूँ क्योंकि इधर रिएक्शन लिखनी है इसकी। ये बनाएंगे NO2+ प्लस क्या बनाएंगे, H2, मतलब ये वाला H+ और ये वाला OH- मिलकर क्या बना डालेगा, H2 प्लस। आपके पास क्या बनेगा साइड में, वो बनेगा HSO4-, मतलब ये बन जाएगा HSO4-। बोलो इतनी बात आती है समझ में। अब ये जो HSO4- बन रहा है, अब मेरे को क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये है, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस। अभी थोड़ी देर बोला था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके पास तो प्लस चार्ज ही होगा ना। तो ये अब क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो अब एक बार दिमाग ये लगाओ, मैंने ऊपर इसका रेजोनेंस बना रखा है। तो रेजोनेंस में एक बात ये समझ में आती है कि ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा और एक आएगा मेटा पे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये कि जो आपका NO2+ बन रहा है वो दो जगह अटैक कर सकता है, एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज हैव अट्रैक्शन, क्योंकि दो विपरीत आवेश हमेशा आकर्षित करते हैं। ये थ्योरी पढ़ी हुई है फिजिक्स में, ठीक है ना, फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस उस एक बार इस माइनस के पास जाना तो और ये एक बार इसके, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ऑर्थो का मिलेगा और एक पैरा का मिलेगा। तो चलो बनाते हैं, है ना। तो सुनना, ऑर्थो का प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगा, ऑर्थो का प्रोडक्ट है ना, ये क्लोरीन और ये आपका NO। बोलो इतनी बात आती है। लेकिन एक चीज बताऊं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है हर जगह। तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से निकालेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा ना वो H+ निकलेगा। क्या निकलेगा, H+। सुनना, और जब ऑर्थो अटैक करेगा, एक बनेगा आपका पैरा, तो ये पैरा पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बनाएगा। देखो ये इस तरीके से पैरा का प्रोडक्ट बनेगा, Cl और ये NO। तो ये आपका पैरा वाला प्रोडक्ट बन गया, ये आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और ये पैरा क्लोरोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है दोनों। अब मेरी बात सुनो, ये दो प्रोडक्ट है तो इन दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा, ये भी कई बार पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, पैरा वाला ज्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि एक ही घर के अंदर देखो दो भाई है ना, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। अब जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट पास पास में होंगे तो इन दोनों का रिपल्शन लगेगा, उस रिपल्शन के चक्कर में दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए ये प्रोडक्ट कम बनेगा। जबकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, इनमें रिपल्शन प्रतिकर्षण कम लगेगा, इसलिए ये स्थायी ज्यादा होगा और ये प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाएगा। तो ये वाला तो मेजर होगा, क्या होगा, ये मेजर होगा, जबकि ये वाला क्या होगा, माइनर। बात आती है समझ में। तो आपको ये चीज समझनी। अब इसका क्या होगा, तो ये NO2+, ये H2O। अब इसका क्या होगा, तो इसका सुनना, यहाँ से जो H+ निकला है ऑर्थो और पैरा से, क्योंकि ये जब जाके जुड़ेगा तो H+ निकलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन में H+ इससे मिलेगा और मिलके क्या बना डालेगा, H2SO4, और वो फिर से H2SO4 यहाँ जाके काम में जाएगा और फिर रिएक्शन चलती रहेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। बात आई समझ में। अगला रिएक्शन कौन सा करेंगे, सल्फोनेशन। कौन सा, सल्फोनेशन। तो समझना, सल्फोनेशन के अंदर आप HNO3 नहीं लोगे। ठीक है, HNO3 नहीं लेंगे तो सिर्फ क्या लेंगे, अब ये हटा देता हूं मैं क्योंकि अपने को सल्फोनेशन पढ़ना है। तो सल्फोनेशन देखो इस तरीके से होगा, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन इस तरीके से होगा। तो सुनना, अब यहाँ पे भी क्या होगा, अब सिर्फ H2SO4 है, तो H2SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो सब S डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH और ये OH।
देखो ये तो निकल गया आपके OH माइनस में और ये क्या हो गया प्लस चार्ज। तो सुनना ये OH और ये H प्लस मिल के क्या एक बार अभी H ये दे देगा, एक बार OH वो देगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो एक H प्लस और OH, तो H2 तो देखो निकलेगा, लेकिन इस बार NO2 नहीं निकलेगा। इस बार क्या निकलेगा, इस बार निकलेगा आपका HSO3 प्लस, ये निकलेगा आपका क्या निकल गया HSO3 प्लस, प्लस क्या बच गया आपका HSO4 माइनस। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा HSO4 माइनस निकलेगा। बोलो बात आती है समझ में। अब ये जो है इसके ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी, क्योंकि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो HSO4 एक बार तो यहाँ अटैक कर सकता है ना HSO3, और एक बार HSO3 यहाँ अटैक कर सकता है। आगे बात समझ में। तो ये बन जाएगा पैरा क्लोरो सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये बन जाएगा ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा। अब आपसे पूछे कोई माइनर और मेजर, तो मेजर प्रोडक्ट भी यही होगा क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे। देखो अब ये मत सोचना कि हमेशा मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही होता है, क्योंकि पैरा है ना 1 4, भाई ये 1 2 3 और ये 4, तो पैरा वाला का ही मेजर हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब ये इधर जाके जुड़ेंगे, वहां से H प्लस भी निकलेगा, तो वो H प्लस फिर क्या करेगा इससे रिएक्शन कर लेगा और ये फिर H प्लस और H2SO4 बन जाएगा। फिर H2SO4 काम आ गया और प्रोडक्ट बनता रहेगा। फिर से H2SO4 ऐसे जाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर वो H2SO3 जुड़ेगा और तो पैरा बनेगा, फिर H प्लस निकलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। आई बात समझ में, जब तक H2SO4 प्रेजेंट है। आगे बात समझ में। अगली रिएक्शन देखो, तो ये सल्फोनेशन था। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा रिएक्शन था, ये दूसरा था। अब उसके बाद देखो, उसके बाद में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट मैंने आपको पढ़ा दी, वो पीछे से आप पढ़ लेना। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों पढ़ा दी विद मैकेनिज्म, तो उसकी मैकेनिज्म एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलो। आगे अब अपन चलते हैं, तो देखो क्या है। तो एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ, मेटल के साथ। ये क्लोरोबेंजीन जो है या हेलोएरिन जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्या है क्लोरीन है, समझना। इसकी मैंने क्या कराई, इसकी मैंने Br के साथ रिएक्शन करा दी है, Mg के साथ रिएक्शन कराई, मेटल के साथ रिएक्शन करा तो होगा कि ये बनाएगा ये, देखो ना, ये बनाएगा ये MgCl। अब ऐसा क्यों Mg बीच में क्यों लगाया, क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की सिर्फ 1 है। क्लोरीन बीच में लगा और Mg इसके लेकर जोड़ देता तो फिर क्लोरीन को Mg से जुड़ना पड़ता। आई बात समझ में। और क्लोरीन कभी 2 बॉन्ड नहीं बनाता, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए क्लोरीन ऐसे लिखा और Mg को बीच में डाला है। बात आ गई समझ में। एक रिएक्शन होती है इसकी वुड्स, एक रिएक्शन है फिटिंग। कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन, ये नेम की रिएक्शन है, ध्यान रखना। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 क्लोरोबेंजीन ले लेने हैं, उन क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराना है किसके साथ, 2Na के साथ। ठीक है, जैसे वुड्स रिएक्शन पढ़ते हो ना वैसे फिटिंग रिएक्शन है, ध्यान रखना। और फिटिंग रिएक्शन में ये क्या होगा, ये क्लोरीन इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से। ठीक है ना। और क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे इस तरीके से, देखो ये 2NaC किसकी प्रेजेंस में होगी, तो ये होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये जो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, आपको ये समझना है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो सोडियम एक बार इसको इलेक्ट्रॉन देगा और एक बार इसको देगा, तो ऐसे एक NaCl और एक NaCl, तो 2 NaCl टोटल निकल जाएंगे और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसका और एक इसका, ऐसे एक इसका और एक इसका, तो एक सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा और एक उसके साथ, और एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना देगा। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सुनना। तो प्रोडक्ट बनेगा ये, देखो ठीक है, प्लस आपका क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट में निकल जाएगा 2NaCl। बोलो बात है समझ में। तो 2NaCl और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाइफिनाइल, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल, रखोगे यार। तो ये फिटिंग रिएक्शन है, समझ में आ गई। एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी है, कौन सी रिएक्शन, वुड्स फिटिंग।
या वुड्स फिटिंग से पहले एक उल्मान रिएक्शन, उल्मान देख लो, तो पहले उल्मान बता देता हूं आपको। ये तीनों रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो ये फिटिंग थी, लिख लेना चाहे से आपको याद नहीं हो तो। उल्मान में भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, ऐसे याद रखना, फिटिंग में फिट बैठ जाएंगे दोनों एक दूसरे में, सेम सेम थिंग तो बन में फिटिंग। लेकिन उल्मान में देखो, उल्मान में भी यही होगा बस, लेकिन उल्मान में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो उल्मान रिएक्शन देखो, उल्मान रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? उल्मान अभी क्या है? उल्मान, ठीक है, पहला मुल्ला ही है, ठीक है ना, मुसलमान एक पहला ही है जो रिएक्शन का नाम दे रहा है, ठीक है। अब इधर देखो, तो अब क्या होगा इसके अंदर, एक हाइड्रोजन इधर ले लो और एक हाइड्रोजन इधर ले लो, प्लस इसकी क्या कराओ, कॉपर के साथ रिएक्शन कराओ। अब ड्राई ईथर के साथ ही, अब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? कॉपर के साथ। तो जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे कॉपर के साथ, तो प्रोडक्ट आपका क्या निकल जाएगा? CuI2 अलग निकल जाएगा, प्लस आपका क्या बनेगा? बाइफेनॉल। तो यहाँ भी प्रोडक्ट बाइफेनॉल बनता है, इसलिए मैं उल्मान एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं कौन सी? वुड्स फिटिंग। तो देखो वुड्स फिटिंग में क्या है? वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? बहुत आसान से वुड्स फिटिंग, ठीक है। ये देखो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में क्या होता है? आप रिएक्शन कराओ किसकी? वही दो सोडियम की, लेकिन इस बार आपको क्लोरोबेंजीन में इस बार लेना है आपको एल्काइल क्लोराइड। तो देखो 2NaCl निकल जाएगा और बन क्या जाएगा? ये समझना, ये बन जाएगा आपका टॉलुइन, और क्या निकल गया? 2NaCl। तो ये आपकी क्या है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये मैंने बना दिया क्या? इसका टॉलुइन बना दिया, रख लो मेरी बात समझ में। तो ये चीजें क्या आपको पता होनी चाहिए। 2NaCl निकल जाएगा और ये, तो उल्मान फिटिंग और वुड्स फिटिंग आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन आपसे डायरेक्ट पूछेगा। समझ में आ गई? ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में। तो ये बनाया आपका टॉलुइन, ठीक है। उल्मान, मैं फिर बोल रहा हूँ, उल्मान रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में बाइफेनॉल बनता है, जबकि वुड्स फिटिंग के अंदर आपका टॉलुइन बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रख लोगे इसके आगे। तो अब इसके आगे की बात देखो क्या है। इसके आगे की बात है आपके रिडक्शन। अब यदि आप इसका क्या कराते हो, इस क्लोरोबेंजीन का, है ना, इस क्लोरोबेंजीन का आप कराते हो रिडक्शन, वो भी किसकी प्रेजेंस में? निकेल की प्रेजेंस में, है ना। जब निकेल की प्रेजेंस में इसका आप कराते हो रिडक्शन, तो क्या बनता है आपका? बेंजीन बन जाता है। देखो इस तरीके से, प्लस क्या निकल जाता है आपका? निकल ये जाता है HCl। तो एक H तो इसको निकाल लेगा और एक H इसको, तो ये बन गई आपकी बेंजीन। क्या बन गई आपकी? ये बेंजीन बन गई, जबकि निकल गया वो HCl निकल गया। तो इस तरीके से क्या है? ये प्रोडक्ट बनता है इसका। अब इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? दादा दादी कॉन्सेप्ट है। वो दादा दादी कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि दादा दादी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दादा दादी कॉन्सेप्ट देखने के लिए अगला लेक्चर में वेट करना, अगले लेक्चर में ही आपको दादा दादी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इस लेक्चर को यही खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक और रिएक्शन विद मेटल मैंने खत्म कर दिया इस चैप्टर में। अब अगले वाले लेक्चर के अंदर आपको दादा दादी कॉन्सेप्ट, मतलब है तो रिएक्शन ही, लेकिन इसकी तीसरी टाइप की, हेलोएरिन की तीसरी टाइप की रिएक्शन आएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब आएगा न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, वो अगले लेक्चर में आएगा। उसी में दादा दादी कॉन्सेप्ट आएगा, बड़ा गजब का है, ठीक है ना। तो चलो अगले लेक्चर तक वेट करो, पढ़ाई करते रहो, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन को एक जगह लिख लो ताकि याद आए आपको बार बार, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूला करो, लाइक जरूर कर दिया करो, और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।